बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद खल साहब। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की हवाएं बहुत गर्म दिखाई दी गई हैं और आज एक अहम केस पर समाअत जारी थी कि बेंच टूट गया। उसके बाद दोबारा 7 रुकनी बेंच ने उस केस की समाअत की। पहले 9 रुकनी बेंच ने उस केस की समाअत करनी थी। जस्टिस फायज ईसा ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया। इस तमाम तर जो केस की सूरत हाल है इस पर बात करेंगे असद खल साहब से। असद खल साहब, आज तो इस्लामाबाद की हवाएं बहुत गर्म दिखाई। देखिए, आज जो है ये केस की समाअत शुरू हुई, कोर्ट नंबर 1 में 9 कुर्सियां लगाई गई थी और बेसिकली इस समाअत का जो हवाला है बड़ा अजीबोगरीब और दिलचस्प भी है और हैरानकुन भी है। जो ही ये 9 रुकनी बेंच असम्बल हुआ और बाकी 7 जज साहबान 8 बल्कि वो बैठ गए और जस्टिस फायज ईसा साहब जो डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है 17 सितंबर से लेकिन नोटिफाई हो चुके हैं वो, तो वो खड़े रहे और उनको बैठने के कहा लेकर वो नहीं बैठे। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा शुरू किया और उसमें उन्होंने कहा कि आप जरा रोस्टम पर आए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और उस हवाले से उन्होंने कहा कि अदालतों को समाअत का दायरा इख्तियार की जो आइन की शिक है ना 175 175 उसके शिक जो है वो उनका मैं आपको देता हूँ और सिर्फ आइन को दायरा जो है, यानी उनका कहना था जस्टिस फायज ईसा साहब का कि जो आइन यानी सिर्फ आइन अदालत को दायरा समाअत का इख्तियार देता है। बिल्कुल। और हर जज ने हलफ उठाया कि वो आइन और कानून से तहत ही समाअत करेगा। और इस मौका पर सरदार लतीफ कोसा साहब जो है उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने जनाब उनको रोक दिया और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ना ये सियासी गुफ्तगू यहाँ उससे ग्रेज किया जाए और आप सियासी अगर बयान देना है तो आप बाहर जाकर दें। फिर उसके बाद सदर ने जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से जो तैनाती की मंजूरी दी वो भी आपके सामने। लेकिन एक थोड़ा सा और शायद नहीं नाज़रीन को पता होगा, 2009 के अंदर 5 अगस्त 2009 के अंदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बराह रास्त चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया था जस्टिस फायज ईसा साहब ने बराह रास्त बलूचिस्तान के, क्योंकि जजेस जो सारे पीसीयू के तहत हलफ उठाने वाले थे और वो सारी खत्म हो गई थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो जुडिशरी है। तो फिर 5 अगस्त 2009 को हलफ उठाया और फिर 4 सितंबर 2014 तक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान रहे और 5 सितंबर जो है 2014 को सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच गए, यानी आ गए। तो उस हवाले से जो बहुत दीगर रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट के जज साहबान हैं उनका ये उस वक्त तफजात थे कि ये हम यानी बाद में हमारे से इंडक्ट हुए हाई कोर्ट में, लेकिन बराह रास्त के चीफ जस्टिस आ गए तो सेनारिटी इनकी जो है नीचे आना चाहिए, लेकिन बहरहाल चूंकि पहले वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, यानी उनकी जो ज्यादा हाई कोर्ट में सर्विंग थी इनकी कम थी, तो लेकिन जारी बात है जो उनके सुप्रीम कोर्ट में पहले जा चुके थे तो इसलिए उनकी सेनारिटी वाइज वो बन गया। अच्छा, अब मसला ये है कि ये तो उन्होंने कहा कि तजब हुआ ये जो हेयरिंग के हवाले से, मतलब हेयरिंग तो नहीं उसको कह सकते, बेसिकली जो 26 मिनट उन्होंने वहां पे गुफ्तगू की या मुकालमे किए, क्योंकि इस 9 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसकी हेयरिंग या समाअत तो हुई नहीं। उससे पहले यानी उन्होंने बात की और उसके बाद वो चले गए और 7 जस्टिस तारिक मसूद साहब जो है वो भी चले गए और बाकी बेंच को फिर उठना पड़ा और उसके बाद 7 रुकनी जो बेंच है अब वो दोबारा से असेंबल हुआ और उसकी जो हेयरिंग है उस पर बताते हैं। उन्होंने कहा कि तो जी जो प्रोसीजर बिल है उसकी पहले फैसला देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके तहत यही मसला था जिसका 20 अप्रैल से जस्टिस फायज ईसा साहब एक सुली मौकफ लिए हुए हैं और वो आपने देखा वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं, वो नहीं बैठ रहे किसी बेंच में भी, आपने देखा है उससे 20 अप्रैल से लेकर। तो उनका यही कहना है क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त है और अगर वो कानून साजी कर लेती है, और ये भी उनका ये है कि चीफ जस्टिस जो है उसको बेंच बनाने का इख्तियार या सो मोटो का इख्तियार जो है वो एक जो बंदा फर्देवाद के पास इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए और उसको डिवाइड होना चाहिए जिस तरह, तो क्योंकि कानून बन चुका है तो उनका जब तक वो आपने एक उस कानून की अमलदारी के ऊपर रोका हुआ है, फैसला दिया हुआ है, जबकि कानून तो बन चुका है तो उसके ऊपर पहले फैसला करे फिर मैं इस बेंच को, उनका मैं मानता ही नहीं और ये तसव्वुर ही नहीं करता ये बेंच है कोई। तो बहरहाल वो वहां से निकल गए और उसके बाद जो है 7 रुकनी जो बेंच बना, 7 रुकनी बेंच जो है सवाए जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस फायज ईसा के अलावा बाकी 7 रुकनी, और उसके अंदर जो है फौजी अदालतों के सिविलियन ट्रायल के खिलाफ जो जिस तरह बताया कि बैरिस्टर एजाज साहब पिटिशनर भी हैं और कानूनदान खुद भी हैं, उन्होंने खुद भी वहाँ पे आर्गूमेंट दिए और इसके साथ सरदार लतीफ कोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, जस्टिस जवाद जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो, और पीटीआई की जानब से जो वकला है वो भी पेश हुए। लेकिन पीटीआई के जो वकला है उनको चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आपकी जो पिटिशन है उसके अंदर जो कुछ सियासी मामलात भी हैं, हमारा इस वक्त फोकस जो है वो सिर्फ सिविलियन को
मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो ट्रायल करने का जो खिलाफ जो आए हैं पिटीशन, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ला उसको पहले भी इतराज इसी बात पे लगा था, उसको उन्होंने इतनी पजीराई शायद नहीं दी या अभी तक वो उसको मतलब नहीं उन्होंने किया, यानी उनको यानी कंसीडर नहीं किया। अब इस पे फिर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जो जिस तरह बताया कि दरखास्त एजाज हसन साहब और वकील जो लतीफ खोसा साहब, उन्होंने भी बात की और जिस तरह उन्होंने रोकने की कोशिश की जस्टिस फाइसा साहब को, लेकिन वो खैर नहीं रुके। चीफ जस्टिस साहब ने रिक्वेस्ट किया, उनका हम तो मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल नया बेंच तश्कील दिया गया, वापस आ गए और यहाँ पे जिसमें 7 रुकनी बेंच में उमर बंदयाल साहब के अलावा चीफ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो थी। अब जिस तरह एक बताया कि साबिक चीफ जस्टिस जो है जवाद खाजा साहब, एजाज हसन, करामत अली और चेयरमैन PTI जो है उन्होंने फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के हवाले से खिलाफ दरखास्त दायर करी और फैसल सिद्दीकी साहब भी हैं, सिविल सोसाइटी के वाले दरखास्त उनकी भी मेरी नज़रों से गुजरी थी। तो अब इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर किसी को इस बेंच पर एतराज स्टार्ट जो ही हुई 7 रुकनी, तो उन्होंने कहा कि बता दें, तो उस पर ना हुकूमत की जानब से अटॉर्नी जनरल भी थे या वकला या पटिशनर की जानब से कोई एतराज नहीं किया गया। और इसके बाद ये सारी जो प्रोसीजर हुआ, वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब जो खोसा साहब ने कहा कि जी स्टे दे दिया जाए मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ, और वो उन्होंने पढ़कर जो प्रेस रिलीज थी वो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है जो फॉर्मेशन कमांडर के बाद कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें कहा था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद है हमारे पास, और इनको ऑफिशियल जो है मिलिट्री सीक्रेट एक्ट के तहत जो है, यानी इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा। इस पर यह हुआ कि फिर वहां पे मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली साहब ने क्या ISPR की ये है साइड पे या उनका कोई जिक्र है, तो उन्होंने कहा जी साइड पे वही मैं पढ़ रहा हूँ। उस पर फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो मैं कलेक्टिव उनके जो रिमार्क्स है, उन्होंने ये कहा कि क्या ये जो सारे दहशतगर्दी की अदालतें हैं जहाँ पे ये केस चल रहे हैं और वहां से अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उन्होंने किस कानून के तहत ट्रांसफर किए, और ये जो है कि सिविल मिलिट्री जो है, ये जो सिविलियन को मिलिट्री जो कोर्ट में ट्रायल करने के वाले से कोई ट्रायल हो रहा है नहीं हो, किसका हो रहा है, तो उस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी तक तो उनके नॉलेज में नहीं है ऐसा कोई ट्रायल अभी जो शुरू हुआ हो। तो बाल उसमें अदादशुमार मांगे, साथ उन्होंने कहा कि साफियों की जो गैर कानूनी जो गुमशुदगी हैं या उनको हिरास किया जा रहा है, खवातीन के हवाले से उन्होंने बात की, और साथ जो लाइक जो छोटे बच्चे हैं कमसन उनके हवाले से कि 9 मई के बाद ये सारी चीज़ें दादोशुमार दिए जाएँ, खवातीन साफियों के हवाले से, बाकी जो बच्चों के हवाले से कि कौन कौन से मुकदमे मिलिट्री कोर्ट में कितने चल रहे हैं, बाकी कितने। तो जस्टिस जो है चीफ जस्टिस साहब जो है, उन्होंने जब लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जनाब स्टे दे दें, तो उनका स्टे हर चीज़ का हल नहीं होता, तो हम चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो है हमें दी जाए, और भी बहुत सारी, चूंकि लंबी हो जाएगी बात, तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है जब ये बेंच 9 रुकनी बना और उस पर एजाज हसन साहब या खोसा साहब ने बात की, लेकिन उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों को जो है वो उनको कमिट किया गया है फॉर ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट्स, मुझे उनकी तादाद नहीं पता, ये नहीं पता किस स्टेज पे है, लेकिन इट इज ए पॉसिबिलिटी कि अल्टीमेटली कुछ लोग जो है उनका मिलिट्री ट्रायल होगा, लेकिन आप उनके जुर्म की का घिनौनापन जो है उसको भी तो साथ देखें। इस ऐवान में पिछले जब 9 मई से लेके अब तक बार बार ये आवाज गूंज रही है कि जो हमारी शोहदा की यादगारों पे, हमारी आर्मी की तंसीबात पे, जिस तरह एयरफोर्स के बेस पे मियांवाली हमला हुआ, ये लोग बजाहिर सियासी कारकुन थे, बट देवर ऑन दैट डे दे वर मोटिवेटेड बाय देयर लीडर टू अटैक द स्टेट। जी नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दफ़ा हैं और उनका बयान भी आपने सुन लिया, बड़ी धुआंधार हमेशा वो स्पीच करते हैं और कोई लगी लिपटी नहीं रखते, वो आगे जज हो या कोई भी हो, तो या कोई इदारा आगे उनके आ जाए, जो भी उनके हथे चढ़ जाता है फिर उसको रगेद के रख देते हैं। बहरहाल हामिद मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक अपना ज़री बात उनका नैरेटिव रखते हैं वो, और उन्होंने कहा कि जब चेयरमैन PTI की जो PTI की हुकूमत थी उस वक्त वकला को भी बेसिकली चूँकि बैठे थे, जुबैरी साहब बैठे थे, शहीन साहब बैठे हुए थे, तो और भी साथ एक आध गेस्ट था, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त ना अपने वकला ने शोर डाला है, ना उस वक्त चेयरमैन PTI ने शोर डाला है, इतने ज्यादा लोगों का ट्रायल हुआ। पहले भी हम ट्रिब्यून की खबर का मेंशन कर चुके थे, 25 सिविलियन का ट्रायल हुआ था, तो उस वक्त तो ना किसी ने अपील में गया, ना किसी ने पिटीशन दायर की, तो वो जरा उन्हीं की जुबानी सुन लेते। अफराज सियाब खटक साहब हैं जी, एक बहुत ही मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं,
उन्होंने एक बयान दिया है, जरा देखें उनका ट्वीट है। जी हां, सिविल लोगों पे फौजी अदालतों में मुकदमे बिल्कुल नहीं चलने चाहिए, लेकिन एक दानिश्वर और जबरी गुमशुदगी की लाकानूनियत के खिलाफ आवाज उठाने वाला अदरीस खटक पीटीआई के दौरे हुकूमत में फौजी अदालत से सजा पाकर 4 साल से जेल में है, उसकी रिहाई के लिए भी आवाज उठाएं। अब ये अदरीस खटक साहब एक आदमी नहीं है। मेरे पास इस वक्त एक लंबी फहरिस्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, जो 21वीं आईनी तरमीम के तहत जो फौजी अदालतें बनी थी, उसके अलावा भी बहुत से जो सिविलियंस हैं उनको आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतें बना के मुसलसल सजाएं मिलती रही। और अदरीस खटक और हसन अस्करी, ये 2 लोगों का हमें पता है, बाकियों का नहीं पता। मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं। मसलन सैयद आदिल हुसैन शाह, इनको 2019 में सजाए मौत हुई। मोहम्मद हुसैन, इनको 2020 में सजाए मौत हुई। अहमद नवाज 2020 में सजाए मौत। हबीब कादिर 2019 में 10 साल कैद। अजमल खान 2021 में 8 साल कैद। मोहम्मद सदीक 2008 में 11 साल कैद। राजा मुश्ताक 2020 में 10 साल कैद। सैयद इम्तियाज शाह, इनको 10 साल कैद। आबिद जहीर, इनको 2018 में पीटीआई की हुकूमत के दौर में 12 साल कैद। उस्मान अकरम कियानी 2021 में 10 साल कैद। इशफाक बसी, इनको 2018 में 8 साल कैद। और इसी तरह लंबी फहरिस्त है। और आखिर में अदरीस खटक साहब को 2021 में 14 साल कैद और हसन अस्करी साहब जो हैं इनको 2020 में 5 साल कैद। और ये जो हसन अस्करी साहब हैं ये नाज़रीन, वकला भी बैठे हुए थे और पीटीआई के हवाले से भी उन्होंने बात की, लेकिन वाकई ऐसी कोई बात उस वक्त शोर शराबा हमने नहीं सुना। लेकिन अभी हल्ला गुल्ला वकला भी मैदान में आ गया और पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं कि जुल्म ज्यादती हो रही है। जब अपनी हुकूमत थी उस वक्त ना वकील को बोल रहा था और ना ये हुकूमत जो है वो उसको अप्रूव भी कर रही थी। राना सनाउल्लाह साहब वाकई वज़ीर दाखिला है, वो क्या कहते हैं? सिविलियन के मुकदमा फौजी अदालतों में चलने वाला मामला ही नहीं है। अब एक सिविलियन जो है वो अगर फौजी जुरिस्डिक्शन में दाखिल हो जाएगा और वहाँ पे जो है वो आर्मी एक्ट 1952 जो है वो ऑपरेटिव है, दिफाई तक सी बात है। अगर उनको किसी ने जाके डैमेज किया है, उनको उठा के ले गया, उनको आग लगा दी है, तो वो क्या फिर जो है वो ट्रैफिक लॉ के तहत जो है वो चलेगा? डीजे साहब उनसे वो खुद बता दें कि क्या वो आर्मी हाउस में दाखिल हुई या नहीं हुई। वहाँ पे लूट मार उनके सामने, आग लगाई गई, हर चीज में वो शामिल थी। नाज़रीन, मैं तो हैरान हूं, इतने बड़े बड़े कानूनदान है, आर्मी एक्ट को आप चैलेंज कर रहे हैं। बेसिकली ये आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और वो एक्ट है, वो आइन का कानून का हिस्सा है। उसके अंदर ये है कि सिविलियन अगर फौजी के साथ मिलकर या वैसे किसी साज तनसीबात में उस एरिया में जाके ट्रेसपास करेगा, जलाएगा, उसको साज डाटा लेगा, जाया करेगा या फौजी के साथ या वैसे भी, तो ये वो कानून का आइन का हिस्सा है। ये वो जो चीज है जो 17 और 19 की बात कर रहे हैं मिलिट्री कोड्स, वो अलग से बात है। वो हमारे सिविलियन जो अदालतें हैं इनके ऊपर वो अलग से बनाई गई 21वीं तरमीम की बात हो रही है। आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं और उसमें तीनों सर्विसेज हैं, ये नेवल, उसके बाद एयरफोर्स और जो बड़ी हमारी फौज है, बड़ी फौज जो है, तो ये तीनों के लिए ये मौजूद है। और ये बेसिकली मैं तो ये हैरान हूं और इसको आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। ये जो ट्रायल पीछे भी हुए वो उसी के बाद जस्टिस चीफ जस्टिस वकार सेठ साहब जो है उन्होंने फैसला दिया, कालदम करार दे दिया। आपको पता है उससे पहले किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था और उसमें फिर आपने देखा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी भी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया था ठीक, वरना तो उससे पहले धमाके हो रहे थे। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को कालदम करार दे दिया और अभी तक जो आर्मी एक्ट है ये तो आइन को आप चैलेंज कर रहे हैं। ये कोई फॉर्मेशन कमांडर ने वहां से कोई नया कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ या कोई नोटिफिकेशन नहीं है या ये कोई हुकूमत ने कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर मौजूद है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा कवानीन है उसको तब्दील कर सकती है? उसका अपना फैसला है कि जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल हुए थे और उसको कालदम जो करार देने का चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का फैसला, उसको कालदम करार दे चुकी है। तो अभी तक आज की डेट तक जो है वो ये आरबी एक्ट जो है एग्जिस्ट करता है और कानून का हिस्सा है, वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लिहाजा उसको आगे जी लतीफ खोसा साहब और इत्तेजाज अहसन साहब जो है वो दोनों इकट्ठों कोई सुन लेते हैं बारी बारी के वो क्या कह रहे हैं। वहां पे आ चुके, वो वहां पे बात भी उन्होंने की है, एक पिटिशनर है और वकील भी हैं साथ और दूसरे भी वकील भी हैं और उनके पिटिशनर भी हैं। जी को बुलाया, इसलिए ये फुल कोर्ट ही समझें कि ये फुल कोर्ट ही है जो आज केस सुन रही है। आज पहले शुरुआत हमारे केस से हुई, चौधरी इत्तेजाज अहसन साहब क्योंकि सीनियर मोस्ट हैं और इसलिए मुझे उन्होंने जो है ये मौका दिया कि मैं अपने इससे बिलाल शुरुआत करूं। तो मैंने यही कहा कि 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला है और एक खौफ की फिजा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है
आपने सुना जज साहब ने बाद में, चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा और अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि अगर वकला को जो हरास किया जा रहा है, उधर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखिए मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। कि हमने 9 जजेस जो फुल कोर्ट था, इफेक्टिवली फुल कोर्ट था, क्योंकि बाकी जजेस अवेलेबल नहीं है, वो हमने बनवा दिया। अब ये बड़ी, हमें तो इसकी बहुत इत्मीनान था, फैसला इधर का हो उधर का हो। जो फुल कोर्ट को जो लोग कहते रहते थे, जो आप साथी कहते रहते थे, आपने जो तजज़ियाकार हैं वो कहते रहते थे, वो एक पूरी डिमांड थी कि इल्तिजा थी कि सारे जज इकट्ठे बैठे। आज वो हो सका। अब उसमें ज़रा हमें इस बात पे कुछ बीच में टेस्ट अच्छी नहीं हुई कि 2 जज साहबान ने, सीनियर तरीन जज साहबान ने इस बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फैज़ ईसा साहब की और सरदार तारिक मसूद की। खोसा साहब ने तो जनाब फैज़ ईसा साहब को मुबारक भी दी कि वो आज चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हो गया। जी नाज़रीन, आज अस्करी टावर के हवाले से और जना उसके हवाले से जो हमलों के जो मुलजमान थे, उस हवाले से इंसदार दहशतगर्दी की अदालत और दीगर अदालतों में वहाँ पे समाअत हुई। इंसदार दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद साहब जो है, उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है साहिबा जो है, उनको जो है उनकी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर उनकी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी। और इसके अलावा 13 जो मुलजमान हैं उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें जो खारिज हो चुकी, जिसमें सेंटर एजाज चौधरी साहब हैं और उसके बाद खतीजा शाह हैं, फमीदा बेगम हैं और दीगर उसके अंदर मुलजमान शामिल हैं। अस्करी टावर के हवाले से जो हमले का इनके ऊपर जो केस है, उसके अंदर इन्होंने ज़मानतें जो है अप्लाई की हुई हैं और उनको खारिज कर दिया गया है। और ये थाना जो है इसके अंदर जो गुलबर्ग के अंदर ये मुकदमा दर्ज है। इसके साथ साथ एक और इसके अंदर पेशरफ्त आई है कि जो सनम जवेद और तैयबा राजा और आलिया हमजा जो है उनकी ज़मानत होगी। और इसके साथ अगर बात की जाए जना उसके हवाले से जो हमले की बात की जाए, तो उस पर साबिक़ गवर्नर जो है उमर सरफराज सीमा, उनको जब पेशी पे लिए लाया गया तो उनकी जो अहलिया हैं, गालिबन राबिया उनका नाम है, तो वो जब वहाँ पे आई तो उनके हवाले से भी ये खबरें अब आ रही हैं कि उनको भी हिरासत में लिए जाने की इतलात है। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है कि ये तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है। बहरहाल वो हिरासत में उनको लिया गया है, नहीं लिया गया, अभी इसकी कन्फर्म कुछ इसी तरह की फुटेजेस भी आई हैं जिससे ये फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन इस पर हम अभी अपनी को हतमी राय नहीं दे सकते क्योंकि इसको अभी कन्फर्म नहीं किसी किया कि उनको बाकायदा अरेस्ट कर लिया गया है या इस तरह की कोई बात ऐसी हुई है कि शायद मिलने से रोकने के लिए उन्होंने आगे अटैम्प्ट की है। तो बहरहाल ये भी चीज़ हो रही। इसके साथ साथ गुलाम सरवर साहब जो है एक बड़े पीटीआई चेयरमैन के करीबी साथी, वज़ीर भी रहे वफाकी और बहुत सारी एमसी वजारतें उनके पास, उन्होंने भी राहें जुदा कर ली हैं और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे और मेरे ख़ानदान को सियासत में आए हुए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। जहाँ तक 9 मई के वाक़े का ताल्लुक है, हैसियत एक पाकिस्तानी जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान शोधा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, मियांवाली बेस पे हमला करना, वो हमला अगर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने GHQ पे हमला नहीं किया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के दिल पे हमला किया, पाकिस्तानियत पर हमला किया। तो मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मेरा ये मुतालबा है हैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तान है कि ऐसे लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो जिन
जिन लोगों ने अदारों के साथ मुआवजा राय की, मैं उस मुआवजा राय की भी भरपूर मजम्मत करता हूं। जी नाज़रीन, आप उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। अब हम कुछ नहीं कह रहे, वो खुद ही बातें करते जा रहे हैं और अलहदा होते जा रहे हैं और साल 9 मई का जवाब बनाते जा रहे हैं। और उनके जो मामलात हैं, कोई नहीं बता रहा कि करप्शन के और जो बाकी उनके मामलात हैं वो सब यही शो कर रहे हैं कि 9 मई की वजह से हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी फुर्तियाँ आपने देखी। वहाँ पे पुलिस तो कोई नज़र नहीं आई, हमें उनको पकड़ना चाहते तो पकड़ सकते थे। आज वो जवाब ये बनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पे दाखिल शायद नहीं होने दिया, पुलिस की खतरा था। तो क्या पेशावर में पुलिस नहीं है KPK के अंदर? पेशावर का क्या मामला? हाँ, पेशावर पे मैं बता रहा हूँ जी। पेशावर का एक तो ये है कि उनकी वो वीडियो भी मेरा ख्याल है, वो 67वीं सालगिरह है शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और असद उमर साहब बड़ी फीकी फीकी तालियां भी साथ बजा रहे हैं। तो असद कैसर साहब भी वहाँ पे आपको नज़र आते हैं। तो अंदर की खबर ये है कि बेसिकली ये वो हिफाजती ज़मानत का बहाना था। असल जो है ना वो आपस में मिलना था और वो निशाना ये था कि परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब, ये तो कंफर्म जो मेरे पास जो ज़राए ने कहा है कि ये तो अब राह जुदा करने का बाकायदा ऐलान सिर्फ करना बाकी रह गया। नहीं, तो पहले ये है कि खटक साहब और असद कैसर साहब, खटक साहब चीफ मिनिस्टर भी रहे, खटक साहब वज़ीर दिफा भी रहे और उसके बाद असद कैसर साहब पहले वो सूबाई असम्बली के स्पीकर, फिर कौमी असम्बली के, बड़े ये करीबी बाएतमाद और सबसे करीबी जो साथियों में तस्वर होते थे चेयरमैन PTI के। उन्होंने राह जुदा करने का फैसला कर लिया, ऐलान बाकी है। सही है। अच्छा, उसके बाद असद कैसर साहब का वहाँ पे मौजूदगी और बॉडी लैंग्वेज देखें, वो मशवरे जो हो रहे हैं वो बाना था एक सिर्फ, क्योंकि वो कॉल्स वगैरह चीज़ें और बहुत सारी सर्विलेंस होती है, हर बंदा बड़ा एक्टिव हो। तो लिहाजा ये है कि असद कैसर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब और वो जो चौथे मैंने बताया जो इनके साथ, तो वो तो अब ये राह जुदा करने का वीडियो देख लें, वो सारी जी जरूर भी देख लेंगे। जी हाँ जरूर, वीडियो जो वहाँ पे बैठे हैं वो चाय मगोइयाँ कर दिखाएं जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शाह से बहुत मुबारक। शाह से थोड़ा सा शाह साहब एक दफा प्लीज, थोड़ा सा इस तरह प्लीज जी। मेहरबानी जी। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक शाह साहब, अल्लाह को जिंदगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शाह से बहुत बहुत मुबारक। शाह से थोड़ा सा शाह साहब एक दफा प्लीज, थोड़ा सा इस तरह प्लीज। जी नाज़रीन, ये आपने देख लिया कि वो दुआएं भी हो रही हैं और वो वहाँ पे सालगिरह की केक भी काट रहे हैं, ना तो पुलिस को आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेस वाले हैं ये करीब जो हालात वाक़यात वो इसकी खबर दे रहे हैं कि ये PTI से राह जुदा कर चुके हैं, ऐलान होना बाकी है। तो ये आपको एक खबर दे दी। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तोशा खाना के हवाले से चेयरमैन PTI जो है उनको कल 11 बजे नायब रावलपिंडी ने कहा है कि दोबारा जनाब आप तशरीफ़ ले आएँ और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 12 जून को आपको कुछ चीज़ें हमने कन्वे भी की थी कि जो आपने तोशा खाना से 108 टोटल जो आपके दौर में जो तोहफे मिले, 58 आपने अपने पास रख ली और जाली रसीदों वाला मामला भी सामने आ चुका, दुकानदार के बयान भी आ चुके और रसीदों वाले भी सामने आ चुके, FIA में रश भी हो गए, बयान भी उनके सामने, नायब को भी बता चुके, FIA को बता चुके। तो उन्होंने कहा कि आपने सस्ते दामों वो चीज़ें जाली रसीदें बनाकर ख़रीदी, ज़ाहिर की कीमत और ज़्यादा बेचकर कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। और 12 जून को आपको उस नोटिस के अंदर जो हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि आपको 12 जून को एक जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने वो जो आपने चीज़ें ख़रीदी रखी कि कितने की आपने खुद से कीमत लगवा ली, अपने ज़ाती फ़ायदे माली फ़ायदे के लिए इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करके, और एक्चुअल उनकी कीमत कितनी थी और ख़जाने को कितना नुकसान हुआ, तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे वो लिखा हुआ है कि 12 जून को चेयरमैन PTI जो है नैब उनसे शेयर कर चुका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए फरदौस आशिक अवाम पाकिस्तान की वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, और पहले जब PTI के पास भी थी जब, तो उससे पहले भी जब भी वो पीपल्स पार्टी में थी तो उनका भी अपना एक दबंग स्टाइल है। तो वो जो जिस तरह बयान देती हैं फिर चैनल की स्क्रीन जो है वो गर्म होती है और हेडलाइन की जीनत बनती हैं। तो अभी आजकल जो उनका जो है ना वो बुजदार और चेयरमैन PTI और उनके ख़ानदान और उनके जो करीबी हवारी जवारी जो है वो आजकल निशाने पे है। तो वो क्या कह रही हैं पहले उनका भी सुनते हैं, बुजदार साहब की करप्शन के हवाले से खास तौर पर।
हमें पता नहीं था, हम ये समझते थे कि एक सीधा सादा सा शरीफुल नफ्स इंसान केस मार के बैठे, उसने अपने ऊपर लबादा जोड़ा हुआ था शराफत का। तो ये जिस तरह की कहानियां चल रही हैं, ये जिस किस्म का नैरेटिव उसके खिलाफ बिल्ड किया जा रहा है, तो ये कॉन्स्पिरेसी है पीटीआई के खिलाफ, क्योंकि उस्मान बुज़दार ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब जो हकायक और खौफनाक एविडेंस के साथ वो तमाम तलब हकीकतें हमारे सामने आई हैं चौधरी साहब, तो कानून से धुआं निकल रहा है। उस नेटवर्क को एक्सपोज करने की सजा मैंने भी भुगती। जो शख्स उस्मान बुज़दार के हवाले से कोई मंफी चीज बताता था तो खान साहब इरिटेट होते थे। पूरे टेनोर में 3.5 साल में कोई एक ऑफिसर जो था ना, उसने अपना टेनोर पूरा नहीं किया, उसके साथ बुकिंग होती थी टाइम। नाज़रीन, ये भी आपने उन्हीं की ज़बानी सुन ली है। ये छोटा सा हम खुद भी बताते रहते हैं, आपको बताएंगे। लेकिन FIA जो है 361 जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तान की रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, उनमें तकसीम, बगावत या म्यूटनी या उनको कमज़ोर करने की या बदनाम करने की जो साजिशों के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर सुर्ख दायरा लगा दिया गया है। और जी बिल्कुल, आदर राजा के वाले से भी हम शेयर कर रहे हैं वो लूप पे भी, कि FIA ने बाकायदा ये दावा किया है, जो ज़राए या FIA दावा कर रहे हैं, और आर्मड फोर्सेस जो है उनके हैंडल से भी ये ट्वीट आया है सामने, कि उनको बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल जो है उससे भी रब्ता किया गया है, और रेड नोटिस जो है उनके जारी करके तो दरख्वास्त की जाएगी इंटरपोल के ज़रिए कि उनको पाकिस्तान लाने के अंदर मदद की जाए। तो ये 361 लोग जो हैं, इनकी निशानदेही अभी तक कर ली गई है। पहले ओवरऑल 500 की बात हुई थी, उसमें मेरे ख्याल इन्होंने सेग्रीगेट करके को मज़ीद जो है वो रिड्यूस किया है। तो अब ये सारी सबको अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देखना चाहिए कि पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो इसके बहकावे में आए हैं, तो वो तो डिसऑन कर दिए हैं चेयरमैन PTA के, हमारा तो इनसे कोई तल्लक ही नहीं है। वो तो जानना से ही उन्होंने इनकार कर दिया। उनके अपने लीडर्स, उनकी फुटेजेस, उनकी ऑडियो, उनकी मौजूदगी, कॉलें, सब कुछ है, लेकिन वो कहते जी मेरा तो इससे कोई तल्लक ही नहीं है। तो अब जी बिल्कुल, द राइज एंड फॉल एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। उसके बाद बहुत अहम चीज़ें जो आज आपको इसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखेंगे द राइज एंड फॉल रिपोर्ट। कि मेरी आंखों से मंजर गायब होता है, देखता हूं कुछ, सामने कुछ और होता है। कप्तान के मामलात बेहतर होने की बजाय खराब होते नजर आ रहे हैं। ये गिरफ्तारी का अंदेशा है और बंदे भी घटते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। हमारे पास और भी बड़ी अहम तरीन खबरें और इंकशाफात हैं। लेते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, PDM में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के क्लैशेस सामने आ रहे हैं। एक तज्जिया था, ये एक बात थी, उस हवाले से खैल साहब से जानेंगे। कहा जा रहा है कि चेयरमैन PTA को हटाने के बाद इनके दरमियान ऐसी जंग का आगाज होगा कि जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। खैल साहब, इसमें कितनी सच्चाई है? कह रहे थे कि जूतियों में दाल बटते नजर आपको आएगी। अब मसला ये, गंद का टोकरा तो PTA का उठा लिया नून लीग ने, अपने सर पर रख लिया, और नून लीग के रहनुमा, वो नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ हो, शाहिद खाका नबासी हो, मरियम साहिबा हो या राना सनाउल्लाह हो, आपने सुने कि गंद का टोकरा है और हम क्यों रखें। उसके बाद बहरहाल उनको लालच आ गया। इक़्तिदार आपको पता है बड़ी बेरहम चीज होती है, और बड़ा लालच, जब इक़्तिदार में आता है इंसान तो दिल नहीं करता कुर्सी छोड़ने का। लेकिन पीपल्स पार्टी जो बड़ी समझदार है, वो पतली गले से अब निकलने के चक्कर में, और अब वो कोई ना कोई रोज कहते हैं ना कि ऐसे बहाने बना रहे हैं। वो आपने पंजाबी में मिसाल सुनी है ना, कि अक्सर शादियों पे फुफ्फी और इस तरह के रिश्तेदार जो होते हैं रुस के जा रहे होते हैं और सारे बना रहे होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। तो बेसिकली ये वो फुफ्फो बनी हुई है आजकल। PDM का हिस्सा तो नहीं है वो, लेकिन वो कहते थे PDM का हिस्सा नहीं, लेकिन हुकूमत का तो हिस्सा, और सारी चीजें भी ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी हमें जो है ना सरप्राइज हम बड़ा दे सकते हैं। उनको पता है चूंकि महीना डेढ़ रह गया इलेक्शन का या 2 महीने रह गए, मतलब 13 अगस्त 12 को तो खत्म हो जानी है मुद्दत है। तो वो चाहते हैं कि हम सरप्राइज देके तो हम गुड कॉप बन जाए कि देखिए जी हमने तो प्रिंसिपल स्टांस लिया है। तो मामला ये, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वजीर आजम फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं
कि असम्बलियां तहलील करनी है या नहीं। ठीक है, असम्बली तहलील करने के वाले से ये तो उन्होंने अब कहते हैं ना, जब वो $47 की कीमत कहता था कम नहीं होगी रुपए की, तो इसका मतलब है समझदारों को समझ थी कि अब ये रुपए की बेकदरी हो रही है और डॉलर जो है उसके अंदर इंक्रीज आ रही है। तो ये इसका मतलब है जो हमने खबरें दी अब उसकी तईद वो खुद कर रहे हैं तरदीद करके कि तहलील करनी है या नहीं करनी। तो इसका मतलब वो बात जो है कि 30 दिन से 60 दिन से 90 दिन वाली या 88 दिन वाली जो बात है, मजीद 1 दिन आगे ले जाने की कहानी जो है वो खुद ही बिल्ली थैले से बाहर आ गई है राना सनाउल्लाह साहब के वाले से, अगर ये बात की जाए। अब इसके बाद मियां जवेद लतीफ साहब जो है वो क्या कहते हैं, और आपको पता पंजाब की सदारत के लिए राना सनाउल्लाह साहब की जगह पे उनका नाम भी आ रहा है, क्योंकि वो तंजीमी एक्टिविटीज में इतने इन्वॉल्व नहीं है और वजारत दाखिला का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और आजकल के हालात के अंदर आपको पता है उनको फुर्सत नहीं है कि पार्टी के मामला तंजीमी देख सके। तो मियां जवेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। अच्छा, अब ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से, चूंकि जवेद लतीफ साहब और नवाज शरीफ के हवाले से हमने खबर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब वहां से जो है ना वो चक्कर उधर से लगा देंगे, गोता मारेंगे। तो वही बात होगी, खबरें आ रही हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और साथ याद सादिक साहब जो है वो भी वहां पहुंच रहे हैं लंदन में, वहां से फ्रांस से ही। तो मैंने कहा था पहले आपको कल कि वहां से वो जाएंगे लंदन जो है ना चक्कर लगा आएंगे। और इधर से आजम नदीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ है वो भी जा रहे हैं ताकि नाअहली का रास्ता हमवार होने के वाले से, और बाकी जो नैब के केसेस पेंडिंग है या अपीलें चल रही हैं वो भी जा रहे हैं 2 रोज तक, उनके बारे में भी कानूनी ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर KP के हैं अमीर मुकाम साहब वो भी जा रहे हैं वहां पे, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर जो पार्टी अहम रहनुमा जो है रवा हफ्ते वो भी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए लंदन यात्रा करेंगे। और इस तरह से आपको पता तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान जो है यानी इस्तेकाम पाकिस्तान जो है IPP उनके जो कायद हैं, जो अभी पार्टी बनी नहीं है लेकिन बाल कायद हैं उसके, वो और वजीर आजम के मामले खसूसी भी हैं और इनके तर्जमान और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी गालबन है ओन चौधरी साहब, जिनको कहा कि वापस आप ओहदा करें, अलीम खान साहब ने कहा है। तो अभी मामले खसूसी है, ये किस हैसियत से वो भी लंदन पहुंचे हुए हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अब जिस तरह उन्होंने बताया कि ये आजम नदीर तारड़ साहब भी 2 रोज जो है बाद कबल बल्कि मुस्लिम लीग नून की कायद से उन्होंने मुलाकात की थी, बकायदा वो तो कर चुके हैं। और वहां पे सारे जो पार्टी की जो इंतखाबी मामलात हैं या पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने आना है तो वो सारी चीजें वहां पे की जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एक और बड़ा दावा सामने आ गया, जवेद लतीफ साहब का शॉट भी अभी जो ही आएगा तो वो भी हम आपसे, वरना बहरहाल उन्होंने बड़ा दावा ये कर दिया कि सिंध में भी उन्होंने हुकूमत का दावा कर दिया है। जरदारी साहब पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि पंजाब में भी मखलूत हुकूमत बने, और इस तरह वफाक में वो वज़ीर आज़म बिलावल साहब को देखना चाहते हैं, इस ख्वाहिश का बरमला वो इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन नून लीग जो है वो ये कह रही है, जो कि अभी मेयर के इलेक्शन के ऊपर जो है तलाल चौधरी साहब ने इल्जाम भी लगाया कि 14 जो जिस पे शाह मुल्क साहब ने उनको तनकीद का निशाना बना कि एक तरफ आपने 14 वोट उनको दिए, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर धांधली का इल्जाम भी लगा रहे हैं। तो अब ये है कि वो कह रहे हैं कि 2018 से जो पहले का दौर वापस आ रहा है और पंजाब तो क्या इस बार सिंध भी हुकूमत बनाएंगे। मरियम साहब अभी 2 तारीख शरीयत का जो वफद ने ज्वाइन किया 2-3 रोज पहले हमने बताया, वो भी दावा कर चुकी हैं। तो जवेद लतीफ साहब जो है वो भी दावा कर रहे हैं अब। तो इसका मतलब ये है कि वही बात है कि PDM जो है, PDM से मुराद ये है कि जो इत्तेहादी जो हुकूमत है या इत्तेहादी जमातें हैं, हुक्मरान जमातें हैं, वो आपस के अंदर दस्तो गिरेबान या किरची किरची होती नजर आ रही हैं। यानी एक तरह से वो सरप्राइज देने की बातें कर रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं, और ये नून लीग की जो हुकूमत है वो लेटती जा रही है। ज़का अशरफ के वाले से वो सरेंडर कर गए सेठी के मामले पे, फिर जो अभी उन्होंने KP के और पंजाब की निगरान हुकूमतों के वाले से पीपल्स पार्टी ने जांच सामने आया है कि ये 2 निगरान हुकूमतें और ब्यूरोक्रेसी जो है वो नून लीग के कंट्रोल में, और इनको तरक्याती काम भी मिलकर कर रही हैं, और फजल रहमान साहब को सिर्फ KP के में खुश किया जा रहा है, और हमारे और हमें दीवार से और नदीम अफजल चंद साहब जो है वो भी इस हवाले से कह चुके हैं कि ये किसी वक्त भी हम अलहदा हो सकते हैं। तो वो खबरें जो है उसको भी तकवीयत मिल रही है। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर जिस तरह आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अब मैदान में आ गया है। जो पहले कह रहा था कि हमारे पास तो इंतजाम नहीं है, पैसे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को अकड़ गया, सदर पाकिस्तान तारीख भी दी, सब कुछ, लेकिन अब जो है वो मैदान में आ गया है, क्योंकि अब उसने कहा जी वो पोलिंग जो बाकायदा स्कीम है या ड्राफ्ट सारा वो भी तैयार हो गया है, और 93,371 जनाब वो पोलिंग स्टेशन भी कायम किए जाएंगे उनकी जानब से जो खबर सामने है, और 49,871 जो है वो पंजाब में सिर्फ उसमें से होंगे जो पोलिंग स्टेशन है। 14,960 जो है इंतहाई असास, और
974 जो है वो असास करार दिए गए और खैबर पख्तूनख्वा में 15,708 पोलिंग स्टेशन जबकि 4,296 पोलिंग स्टेशन था। 6,594 स्टेशन असास करार दिए। इसके साथ आगे भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म की MD वो बात भी करेंगे। पहले जवेल लतीफ़ साहब का शॉट सुन लें। हम समझते हैं कि हम पंजाब तो क्या इंशाल्लाह इस दफा सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे और हम समझते हैं कि हम बलूचिस्तान में चाहे कोई इत्तेहादी हुकूमत ही बने मगर हम चारों सूबों में इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पोजीशन में दो में मुकम्मल और 2 में शायद इत्तेहादी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फ्रांस पहुंचे हुए हैं। एक तो फ्रांसीसी सदर से हमने मुलाकात के बता दिया था, वो मुलाकात हो गई और उस हवाले से एक रिएक्शन भी आ रहा है कुछ हलकों की जानब से और ख़ास तौर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को टैग कर लोग उनको इश्ताल दिला रहे हैं कि जनाब आप नहीं बोल रहे क्या है, वो भी उस पर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो उनकी जो IMF की जो MD हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और साथ साथ जो IMF प्रोग्राम और पाकिस्तान का प्लान B जो है उस हवाले से भी जो बात हम कर चुके हैं कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो है फैसिलिटेशन सेंटर और फिर सलमान बिन अहमद जो सऊदी वली अहद है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर जो इंतहाई जो है खुशगवार वो नजर आ रही है बज़ाहिर तो मुलाकात और उसके अंदर इशारों कनाइयों में बातें भी कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज किस तो तरह से देखते हैं? देखें बॉडी लैंग्वेज तो ये है कि वो फिर मैं बात करूंगा तो बुरी लगेगी बात, वो लग रहा है कि वो उनसे कुछ चीज मांग रहे हैं, पता नहीं आप क्या मसला है। वैसे वो कहते हैं ना कि मैं मांगने नहीं आया, तो लेकिन मजबूरी भी है, मजबूरी भी है, पता नहीं जरूरी है या मजबूरी है या वो क्या है, लेकिन मैं तो इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन वो छतरी वाले से भी जो उनके ऊपर जो रेड कारपेट उनको दिया गया है ये अच्छी बात है कि उनको वेलकम जो किया गया है, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल दिया गया उनको अच्छे तरीके से। हल्की फुल्की मेरे ख्याल बूंदाबांदी हो रही थी तो प्रोटोकॉल का तकाजा कि उनको छतरी दी गई। सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है तस्वीर की जनाब उन्होंने औरत भीगती छोड़ दी और खुदा के लिए कुछ चीज जो है ना अब तस्ब इतना ना करें अनक कि एक प्रोटोकॉल के एक नॉर्म्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है अब उनको तो नहीं बचाना था उन्होंने, तो वो एक प्रोटोकॉल का तकाजा था, उन्होंने छतरी दी तो जाहिर उन्होंने आगे जाना था। वो आपने देखा कि वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी है वो भी खड़े थे छतरी लेके। तो लिहाजा ये है कि इस बार हर बात पे मतलब बैशिंग का आपने ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल सऊदी वलीअहद से जो है अच्छी बात हुई। मुलाकात तो जो सामने तस्वीर आई वो तो बहुत कम है, लेकिन नून लीग की तरफ से दावा किया जा रहा है, पता नहीं क्लब जमीनों आसमान के बुलाए जा रहे हैं कि जनाब आप तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें जो है वो बहनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए डेवलपमेंट पाक जापान के हवाले से, जी बिल्कुल ये जो बड़ी अच्छी चीज है उसमें 10,000 वो कह रहे हैं पाकिस्तानी के लिए मुलाजमतों की गुंजाइश होगी, तो अच्छी बात है जी अगर इस तरह की वाकई बात है। और इब्तदाई तौर पर 100 नौकरियों की डिमांड जो है वो पाकिस्तान कर दी है। अब ये एक कौमी लीडिंग एक न्यूज़पेपर है और उसकी ये खबर है और उसमें जो जापान बिजनेस काउंसिल के जो पाक जापान है सदर राना आबिद हुसैन के हवाले से उन्होंने कहा है कि अफरादी को भिजवाने के लिए जो पाकिस्तान की जो इदारे हैं अल अमल कॉरपोरेशन उनके जो सरबराह हैं और बिनास और पाक जापान बिजनेस काउंसिल के जो डायरेक्टर हैं तो उनकी जानब से दावा किया गया और ये 2 रजिस्टर्ड 18 इदारों से जापान जैसे मुल्क को अफरादी जो है जो अफरादी को भिजवाने की डिमांड पूरी नहीं हो सकेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सऊदी अरब का पाकिस्तान में भारी जो सरमायाकारी का जो अंदिया है इंडिकेशन है उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर तवानाई जो है मुसद्दक मलिक साहब जो है उनका ये कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी जो है करने का अंदिया दिया है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 मुख्तलिफ जो दोस्त मालिक हैं सरमायाकारी करना चाहते हैं, उसमें UAE का मुतहदा अरब अमारात की उन्होंने बात की और उनका वो भी ख्वाहिशमंद है। और साथ उन्होंने कहा कि जब भी कोई बाहर से सरमायाकार आता है तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो दर बदर फिरता है पड़ता है, ये तय होता है कि अब बैरूनी मुल्क सरमायाकारी जो सरमायाकारों को पाकिस्तान में दर बदर नहीं होना पड़ेगा। वही जो स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनी जो अपेक्स कमेटी है, जिस तरह हमने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया, अब मुआशी दहशतगर्दी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या फॉरेन इन्वेस्टर को लाने भी अस्करी क़यादत को बाकायदा ऑन बोर्ड ले लिया गया है। तो ये एक मुल्क की मुआशी जो पॉलिसी है उसके हवाले से। दूसरी अगर बात की जाए शॉर्टफॉल के हवाले से तो नाज़रीन बदतरीन पाकिस्तान की एक तरफ नून लीग की हुकूमत हमेशा दावे करती है कि हमने बिजली का इतना जो है वो डैम बनाए, इतने हमने प्रोजेक्ट्स लगाए, उसमें सोलर के भी हैं, उसके अंदर जो
IPVs भी मनसूबे लगाए और इस तरह कोल के हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं और LNG के तहत भी अब जो तो अब 7,700 मेगावाट जो है वो बिजली जो है वो उसका शार्टफॉल हो गया और बिजली की मजमूई पैदावार जो 19,200 मेगावाट है और पावर डिवीज़न जो है उनका ये कहना है। और पानी से बिजली की पैदावार 5,500 मेगावाट है। प्राइवेट बिजली घरों से 10,000 डबल यानी हो रही, क्योंकि उधर खांचे हैं, कमीशन है, किकबैक्स है, तो पानी से बिजली सस्ती भी है, उसमें कमीशन भी कम है। LNG के हवाले से जो कार्गो की आमद जो है कार्गो की आमद और गैर कानूनी गैस के इस्तेमाल के हवाले से ये क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया जा रहा है। वो कहते हैं गैस चोरी होती है, लोग बिल नहीं देते, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, पता नहीं, हम तो सारे लोग देते हैं, अगली दफ़ा वो काटने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल इनके ऊपर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है और ये सारा इसके साथ साथ जो अगर बात की जाए FIA की, तो उन्होंने इंसानी जो स्मगलिंग का नेटवर्क जो है उसकी निशानदेही कर ली है और उनके मुताबिक ये है कि पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन के लोगों गैर कानूनी तरीके से मुल्क भेजता दे कि एजेंट उन्होंने पकड़ा है और यूरोप जाने के लिए 25 लाख का पैकेज उन्होंने मुतारफ़ कराया। और भी मुख्तलिफ जो गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और इस तरह उकाड़े गए बहुत सारे इलाकों के अंदर ये लोग जो हैं उनको ले जा रहे हैं। कल साहब ये वाक़या रुक नहीं रहे, अब एक और वाक़या भी पेश आ गया इस तरह का। देखिए अब ये देखिए कि 14 जून को जो कश्ती हुई 150 से ज़्यादा अभी लापता हैं, 83 लोगों की अवात की तस्दीक हो चुकी है। और अब जो बात आप कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बरमी का इजहार किया, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, FIA भी, कमेटी भी बन गई, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इससे पहले भी मुकदमात भी होते हैं, कश्तियाँ भी डूबती रहती, लोग भी जहाँ बाक होते रहते, कीमती जानों का ज़िया। अभी कल की बात है कि वो पाक ईरान बॉर्डर पे 52 लोग जो है उनको फिर बाज नहीं आ रहे। अभी एक और अलमनाक जो हादसे की खबर आई है, सही अफसोसनाक, कि कश्ती जो स्पेन के करीब भी तारकिन वतन जो है उनकी कश्ती उल्टी है। 30 से ज़ायद अमवात का खदशा जाहिर किया गया है और इसमें मजमूई तौर पर 59 जो अफराद है वो सवार थे और 39 अफराद जो है वो कह रहे हैं कि वो डूब गए हैं। और कश्ती 12 घंटे से ज़्यादा अरसे से जान बचाने के लिए इमदाद की भीख मांग रही थी। अब ये जो बात है, ये वेपनाइजिंग वाली बात जो है, ये अब यूनान के अंदर भी चीज़ आपने नोट की कि 2 दिन तक वो भीख मांगते रहे जान बचाने के लिए, लेकिन यूनानी कोस्ट गार्ड वाले लोग सामने ऑब्जर्व करते रहे, लेकिन वो मरने का इंतजार करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये कैजुअलिटीज़ होंगी, अमवात होंगी तो दोबारा ये रुख नहीं करेंगे। इस तरीके से आपने स्पेन वाला मामला जो देख लिया कि उसके अंदर भी यही चीज़ें जो है ये सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं जनाब। तो इसके साथ जो है मैं समझता हूँ कि बाकी जो द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ की रिपोर्ट देख लेते हैं और बहुत अहम खबरें हैं वो इसके बाद भी बताएंगे। रूठों को मना लो कि रुत आ गई है। बड़े सियासी मंजरनामे पर बड़ी मुलाकातें, तोड़ जोड़ या हाथ जोड़, हाँ मोहब्बत में तो सब जायज है। इक़्तिदार की रस्साकशी, कौन सा पहलवान करेगा मैदान सर। जी नाजरीन, अब ये रिपोर्ट आपने देख ली है। आगे कल से बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक आम स्टेटमेंट सामने आई है, उस हवाले से बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मुतर्रक है, उन्होंने खुद से भी दावा कर दिया कि अगली बारी मेरी है, मैं आपकी खिदमत करूंगा। देखिए उनके वालिद साहब इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं और वो भी कह चुके हैं। सवात में भी उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह कराची का इलेक्शन जीता, मुल्क भर में आप जीत के दिखाएंगे। और ये चीज़ें तो आपके सामने आ रही हैं। और वो जो कहते हैं सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी, और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अब है मेरी बारी। तो मरियम साहबा 2 तारीख शरीकत के दावेदार हैं। तो देखते हैं कि अब क्या बनता है। बहरहाल ये जो सीनियर्स जो इनके हैं सितंबर के वाले से जो मैंने बताया कि एजाज एहसन साहब, और जो बिग प्रेडिक्शन तो उन्होंने की है, तो वो क्या कह रहे हैं उनकी जुबानी सुनते हैं। एजाज एहसन साहब ने एक प्रेडिक्शन की, उस हवाले से एक शॉट है, वो जरा प्रोड्यूसर साहब। जी हाँ, एजाज एहसन साहब और लतीफ़ जो है खोसा साहब, उन्होंने भी बात एक तो की है, वो भी सुनाएंगे। लेकिन उनकी रुकनीत जो है वो बातें करने की वजह से पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो उनकी रुकनीत ख़त्म होने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं और इस हवाले से रिएक्शन भी आ रहा है। और कि इनको जो है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो है उन्होंने भी कहा है कि बगैर इजाज़त एक पार्टी चेयरमैन से मुलाकात की और लतीफ़ खोसा या एजाज एहसन को कोई शोकाज नोटिस जारी नहीं किया गया। और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि लतीफ़ खोसा की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई और वाजे करना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल नहीं की गई। अब एक तरफ से ये खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं नहीं की गई। और लतीफ़ को उनका कहना था कि लतीफ़ खोसा पंजाब की क़यादत ने तफज़ात का इज़हार किया, हमने इलेक्शन में उनका आगाज़ कर दिया, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे।
तो इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे और फैसल कुंडी साहब ने इसकी तरदीद कर दी। हमें के खबरें ये भी आ रही कि एतजाज़ अहसन साहब की इवन के रुकनीत ख़त्म करने की भी बातें चल रही हैं। उससे पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है, तो वो भी आप सामने, तो शॉर्ट पहले सुन लेते हैं एतजाज़ अहसन साहब क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सितंबर 2023 को रिटायर हुए। 3 बड़े, एक उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये कहते हैं यदि इनके 2 प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ये फारिग हो गए तो हमारी मौज, और इनको सत्कार दिया जाएगा, हम अपना सदर लेके आएंगे। वो एक चीज याद रखो, सदर नहीं आ सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज ना कंप्लीट हो, नया सदर नहीं आ सकता। वही सदर चलेगा। उसके बारे में क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट शैल सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड मे कंटिन्यू अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स ऑफ। अब सक्सेसर उसमें तो वोट डालना है पंजाब की असेंबली में भी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में। सदर आप अपना वफाकी सदर इलेक्ट कर सकते हैं 2 असेंबलियों को निकाल के, उनके इलेक्शन ना हुए हो, ये मुमकिन ही नहीं है। उनके इलेक्शन होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होगा, फिर सदर अलवी की जाके जब कोई नया सदर आएगा तो से जान छूटेगी। नाज़रीन, जो एतजाज़ अहसन साहब माहिर कानून भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं और बड़े मायनाज, और उनकी राय जो है बड़ी वजन रखती है। और जज साहबान भी जब ये सामने पेश होते हैं तो वो भी बाज़ दफ़ा सहमे सहमे हमने देखा नजर आते हैं, क्योंकि ये एक आइन और कानून की चलती फिरती एक किताब है। जो उन्होंने बात की बड़ी इंतहाई अहम है कि जो सदर आरफ अलवी है कि वो अगर सितंबर में उनका जो आइनी जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है कि सदर पाकिस्तान ने जो है उसका इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर असम्बलियाँ तमाम होती हैं, सेनेट, बाकी सारे जो वोट्स हैं। तो अब 2 असम्बलियाँ जब नहीं होगी तो वो जो बात बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक तो यही है भाई, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं कि वो अगर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होगा तो आने वाला जो सदर है, जब ये कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जो सदर इलेक्ट होगा उस वक्त तक वो ऑफिस जो है वो उनके पास रहेगी, प्रेसिडेंट जो है उसका ऑफिस। इसके साथ साथ उन्होंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे और चीफ जस्टिस साहब सितंबर को चले जाएंगे। सितंबर सितमगार होगा इसलिए कि 5 और इंतहाई अहम ओहदे जो हैं वो भी खाली होने जा रहे हैं, वो भी रिटायर होने जा रहे हैं अहम ओहदे में। और उसमें से एक जो ओहदा है उससे जो ऐद पमा किए गए हैं या उससे जो वादे वईद किए गए हैं कि आपको मजीद तरक्की भी दी जा सकती है और एक्सटेंशन की बातें भी की गई हैं। अब वो जिन्होंने वादे किए हैं क्या वो इस पर अमल दरामद करा सकेंगे, या जिनसे उन्होंने कोई ऐद पमा किए हैं या वो क्या इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 5 और जो है बड़े ओहदे जो है वो भी सितंबर में, सितंबर किसके लिए सितमगार बनता है। फिलहाल हम एक रिपोर्ट देखते हैं, द लेगेसी ऑफ भुट्टो। ताकत के नशे में इंसान गलती कर बैठता है, कभी कोई मंजूर नजर होता है तो कभी कोई। रास्ते मैदान साफ किए जा रहे हैं क्योंकि जल्द ही नए मकीम की आमद का वक्त हुआ चाहता है। ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आजम बने। अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपने दिल की बात बता दी। देखी है अगली बारी बिलावल भुट्टो जरदारी की समझी जा रही है, बारी जिसकी भी हो अवाम का जो मकसद है वो है महंगाई से छुटकारा। तो इस वाले से कहते हैं हम जो कुशकोल उठाए फिरते हैं दुनिया भर में, इस रुसवाई पे रोना आता है। अपने मेजबान उसामा जायद और सदखल को दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।